जय हिंद और जोहार। साल 2024 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं। ऐसे में भारत में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। आज हम लोग झारखंड के दो सबसे बड़े नेता, जिसके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि साल 2024 में इन्हीं दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा, उन दोनों का कंपैरिजन लेकर के आए। इस वीडियो के माध्यम से मैं इन दोनों नेताओं के बारे में पूरा विश्लेषण करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आज के डेट में, आज के तिथि में दोनों में से कौन से नेता मजबूत है, कौन सा ऐसा शख्स है जो झारखंड को प्रबल नेतृत्व कर सकता है। इन 5 सालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल क्या रहा, और यह भी बोलेंगे कि साल 2024 में दोनों में से कौन मजबूत दावेदार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने आएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की यह वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग जरूर देखेंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं। जब हम लोग झारखंड की राजनीति के बारे में बात करते हैं तो शिबू सोरेन का नाम उसमें प्राथमिक नेताओं की सूची में आता है। शिबू सोरेन का आप लोग भली भांति जानते होंगे, झारखंड के 3 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शिबू सोरेन जो झारखंड निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे, जिनकी वजह से हमें एक अलग राज्य मिल पाया, और इनकी लोकप्रियता को आप लोग भली भांति जानते हैं। लोग इन्हें प्यार से दिसोम गुरु भी कहते हैं। इन्हीं की संतान, इन्हीं के सुपुत्र है श्री हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं। दिसोम गुरु जो एक गद्दावर नेता है, राजनीति में इनका अनुभव झारखंड में बहुत कम ऐसे नेता है जिनका अनुभव शिबू सोरेन, वर्तमान समय में शिबू सोरेन जितना है। तो उन्हीं के सुपुत्र है हेमंत सोरेन। जब शिबू सोरेन के बारे में हम लोग बात करें तो इनके टोटल 4 संतान हैं। सबसे पहले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, इनके सबसे बड़े बेटे, जिनका निधन हो गया है। ठीक है। दूसरी इनकी बेटी है अंजलि सोरेन। तीसरे स्थान पे आते हैं आपके हेमंत सोरेन, और इनका एक छोटा बेटा भी है जिनका नाम है बसंत सोरेन। आइए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रारंभिक जीवन को समझ लेते हैं। 10 अगस्त 1975 को इनका जन्म होता है। रामगढ़ जिले के नेमारा गांव में इनका जन्म होता है। पिता के बारे में हमने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन रहते हैं। चूंकि पिता मुख्यमंत्री है, तो जब मुख्यमंत्री पिता हो, पिता पावरफुल हो, तो बेटा थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो कुछ ऐसे ही लक्षण हमारे मुख्यमंत्री साहब का भी रहता है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो 10वीं तक की पढ़ाई वो झारखंड में करते हैं। फिर वो बिहार की तरफ जाते हैं। पटना से उनकी आगे की पढ़ाई होती है। पटना हाई स्कूल से वो इंटर तक की पढ़ाई करते हैं। फिर बाद में वापस झारखंड आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए वो रांची के बीआईटी मेसरा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन बीच में ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट कर देते हैं और झारखंड की राजनीति में इनका सफर शुरू हो जाता है। अब समझते हैं कि राजनीति में हेमंत सोरेन कैसे आता है। इनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन, जो विधायक भी रहते हैं, ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो 21 मई 2009 में इनके बड़े भैया यानी दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और ठीक उसके 1 महीने बाद यानी कि 24 जून 2009 में हेमंत सोरेन की झारखंड की राजनीति की तरफ सफर शुरू होता है। वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो चुने जाते हैं, और यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। 4 जनवरी 2010 में वे दुमका निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में उन्हें जीत भी मिलता है, और राज्यसभा से इस्तीफा देकर के वो एक एमएलए के रूप में विधानसभा में एंट्री मारते हैं, और वहीं से उनके राजनीति का सफर शुरू होता है। जो परंपरा उनके पिता ने छोड़ रखी थी, जो ताकतवर जेएमएम की सरकार उनके पिता ने छोड़ रखी थी, उनके मार्गदर्शन में जेएमएम का नेतृत्व करते हैं हेमंत सोरेन। आगे चल करके ये जेएमएम के अध्यक्ष भी बनते हैं। वर्तमान में यही है जेएमएम के अध्यक्ष, और इनके नेतृत्व में जेएमएम आगे बढ़ता है और अपनी प्रगति की मार्ग को जिस प्रकार से शिबू सोरेन ने बढ़ाया था, उसी मार्ग को हेमंत सोरेन भी बढ़ाते हैं। और समय के साथ धीरे 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 इनका अनुभव बढ़ता चला जाता है, और एक बड़े नेता के रूप में ये झारखंड की तरफ से उभरते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्तमान दौर में सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में हेमंत सोरेन सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि एक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, कैसे लोगों को कन्वर्ट करना है, कैसे लोगों से वोट अपना प्राप्त करना है, कैसे जनता को कंट्रोल करना है। ये सारे गुण ये अपने पिता से सीखते हैं, और उन्हीं के स्ट्रैटेजी के तहत वे लंबे समय तक अपना राजनीति में सफर जारी रखते हैं। 11 सितंबर 2010 से लेकर के 8 जनवरी 2013 तक वो झारखंड के डिप्टी सीएम भी रहते हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं। इसके बाद 15 जुलाई 2013 को एक ऐतिहासिक दिन होता है। कांग्रेस और आरजेडी से मिलकर के जेएमएम, इन दोनों के सहयोग से झारखंड में अपनी सरकार बनाते हैं, और झारखंड में सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री हमें मिल जाता है हेमंत सोरेन।
तो हेमंत सोरेन जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, इससे पहले भी ये मुख्यमंत्री रह चुके थे, यानी कि रघुवर से पहले यही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर बीच में इनकी बीजेपी की सरकार आ जाती है, रघुवर दास की सरकार आ जाती है, आप लोग भली बातें जानते हैं। और अंततः फिर हम लोग देखते हैं कि 29 दिसंबर 2019 में वापस से कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से झारखंड में जेएमएम की बहुमत से सरकार बनती है। और इस प्रकार से तब से लेकर के वर्तमान समय तक हेमंत सोरेन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है। जब हम लोग हेमंत सोरेन के बारे में बात करते हैं तो जन्मजात एक गद्दावर नेता के जो लक्षण होने चाहिए वो इनके अंदर आते हैं, है ना। गद्दावर नेता मतलब गद्दार नेता नहीं बोल रहा हूं, मतलब जो नेता अच्छी सारे रूपों को जानता है कि कैसे राजनीति को बनाए रखना है, राजनीति के लिए क्या क्या जरूरी है, उसके सारे नियमों को जानता है, उसी को गद्दावर नेता कहते हैं, है ना। तो जन्मजात गद्दावर नेता के कैटेगरी में ये आते हैं क्योंकि इनके डीएनए में ही राजनीति है, इनके डीएनए में भी राजनीति है, क्योंकि इनका जो पूरा परिवार है वो राजनीति से संबंधित है। पिता खुद इतने बड़े नेता है, तो फिर बेटे के अंदर तो प्रतिभा रहेगी। ये भली बातें जानते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और आरक्षण के साथ साथ डिवाइड एंड रूल के आधार पर कैसे अपना शासन बनाए रखना है। और इतने सालों में इन्हें एक्सपीरियंस हो गया। और वर्तमान दौर में अगर हम लोग बात करें, चाहे पावर के मामले में, चाहे पैसा के मामले में, चाहे सपोर्ट के मामले में बात हो, या चाहे स्ट्रैटेजी के मामले में बात करें, झारखंड में सबसे अनुभवी नेताओं में से एक उभर करके ये सामने आते हैं। लेकिन जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तब आप बोलेंगे कि दोनों में कंपैरिजन किन के बीच है, जयराम महतो और हेमंत सोरेन। एक तरफ एक अनुभवी नेता और एक तरफ एक यंग नेता जिसकी उम्र मुझसे भी कम है। तो इन दो नेताओं के बीच में आखिर तुलना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? एक इतने अनुभवी नेता के बीच में एक यंग कम उम्र के लड़के की तुलना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इतना आसान नहीं है कि अगर मैं किसी के बारे में यहाँ पे वीडियो बनाऊं, कुछ तो खासियत होगी उसमें, तभी जाकर के मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं। और वो खासियत अब आपको जानने की आवश्यकता है और आपको खुद बताना है कौन है शेर और कौन है सवा शेर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में। अब टाइगर नाम इन्हें कैसे पड़ा, आप लोग भली बातें जानते होंगे, उसकी कहानी भी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आइए टाइगर जयराम महतो के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 27 दिसंबर 1994 ईस्वी में इनका जन्म होता है। धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड में मानटाड़ नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो रहते हैं। कृष्ण प्रसाद महतो के बारे में हम बताएंगे थोड़ी देर में। 10वीं तक की पढ़ाई इनकी एसएसटी हाई स्कूल धनबाद से होती है। 12वीं की पढ़ाई ये कतरास से करते हैं धनबाद जिले में। ग्रेजुएशन ये राजगंज डिग्री कॉलेज धनबाद से करते हैं। पीजी पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से करते हैं और उसके बाद BBMKU से अपनी पीएचडी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये मैंने इनके कॉलेजेस की कुछ तस्वीरें भी आप लोगों के सामने लगा दिया है। जब हम लोग जयराम महतो के पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता झारखंड निर्माण आंदोलन में एक कार्यकर्ता के रूप में थे। तोपचाची में जब झारखंड निर्माण आंदोलन हो रहा था तो तोपचाची प्रखंड में सभी कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में इनके पिता थे। लेकिन झारखंड निर्माण आंदोलन के दौरान इनके पिता सड़क जाम कर देते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर के और नाकेबंदी करते हैं इलाके में, जिससे पुलिस प्रशासन और इनके बीच में एक झड़प होती है, कार्यकर्ताओं के बीच में एक झड़प होती है और लाठीचार्ज के दौरान इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद सारा घर का जिम्मेदारी इनके माताश्री संभालती है, क्योंकि जयराम का जब जन्म होता है वो काफी छोटा रहता है ना। तो फिर इसके बाद बात करें तो झारखंड सरकार के माध्यम से 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में इनकी माताश्री को मिलता है। ठीक है, यानी कि झारखंड निर्माण आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उन्हें पेंशन मिलता है। तो वही बात है कि 3000 रुपये प्रति माह के रूप में पेंशन मिलता था। उसी से जयराम को इनकी माँ पालती है। इनके परिवार में बात करें तो इनकी माँ के साथ इनकी एक दादी है, एक छोटा भाई है जिसका हाल ही में शादी हुआ है और जयराम महतो अभी फिलहाल कुंवारे हैं। जयराम महतो के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक आम नौजवान लड़का जिसको आप अपने रूप में देख सकते हैं। आप जिस प्रकार से गांव देहात में खलियानों में काम करते हैं, गांव का लड़का किस प्रकार से होता है, पढ़ाई करता है, खलियानों में काम करता है, बकरी चराता है, ट्यूशन पढ़ाता है। जिस प्रकार से एक गरीब नौजवान लड़का अपना जीवन व्यापन करता है, यानी कि आप अपने आप को जयराम के रूप में देख सकते हैं जब तक जयराम महतो को एक आम नागरिक के रूप में आप देख रहे हैं तो, है ना। यानी कि जब राजनीति में आने से पहले, या तो आप ऐसे कहें कि आंदोलनों में आने से पहले जयराम महतो का जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके तरह था, एक आम छात्र की तरह था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सामान्य सा छात्र जो पढ़ाई करता था, ट्यूशन पढ़ा करके अपनी मम्मी का थोड़ा सा सहायता कर दिया करता था और अपने परिवार को चलाने के लिए
छोटे मोटे ट्यूशंस वगैरह पढ़ाया करता था, संविधान दिया करता था अलग अलग स्कूलों में फ्री में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया करता था। और इस प्रकार से गांव के जो साधारण बच्चे की जो जो व्यक्तिगत जीवन शैली होती है वो सभी सारी जीवन शैली ये फॉलो करते थे। आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि गांव का एक प्राथमिक विद्यालय था, एक माध्यमिक विद्यालय था, वहीं पे ये पढ़ाया भी करते थे, निःशुल्क पढ़ाने के लिए जाते थे। अब जयराम महतो का नाम सामने कैसे आया, क्यों अगर उनकी तुलना हमें राज्य के मुख्यमंत्री से करनी पड़ रही है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। 23 दिसंबर 2021 यह वो दिन था जब एक क्रांतिकारी नौजवान को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। एक क्रांतिकारी नौजवान को झारखंड में एक बड़े नेता के रूप में उभारने के लिए इस दिन को हम लोग याद कर सकते हैं। 23 दिसंबर 2021 को धनबाद और बोकारो जिले में एक आंदोलन होता है, एक विद्रोह होता है। उस आंदोलन को हम लोग भाषा आंदोलन के नाम से जानते हैं। भाषा आंदोलन से क्या तात्पर्य है, जो धनबाद और बोकारो जिला है वहां पर भोजपुरी, मैथिली और मगही, जो बिहार में बोली जाने वाली ये तीन भाषाएं हैं, इनको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा था, क्षेत्रीय भाषा के रूप में इन्हें अंगीकृत किया जा रहा था, जिसके विरोध में हजारों नौजवान एकत्रित हो गए थे। हजारों नौजवानों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इसी भीड़ में से एक समिति बनती है। उस समिति का नाम बनता है झारखंड भाषा संघर्ष समिति, जिसमें हजारों नौजवान जो है इस समिति में शामिल होते हैं। और उन्हीं हजारों नौजवानों की, युवाओं की भीड़ में से एक जयराम भी रहता है, जो अपने पिता से इंस्पायर होकर, अपने पिता से प्रेरित होकर के, चूंकि उनके पिता ने भी कभी कोई गलत बात को स्वीकार नहीं किया, कोई भी ऐसा बात हमेशा झारखंड के लिए समर्पित रहे, इसीलिए अपने पिता से प्रेरित होकर के जयराम भी आते हैं और इसका विरोध करते हैं कि इन सभी भाषाओं को हमारे जिले में क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उसी का विरोध प्रदर्शन में ये आते हैं। और जिस प्रकार से सभी युवा कोई भी आप देखते हैं कि आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो लोग अपना अपना मत रखते हैं, अपना अपना स्पीच रखते हैं। तो जयराम भी उनमें से एक रहते हैं जो अपना मत रखते हैं। लेकिन इनके अंदर एक बोलने की शैली शुरू से ही गॉड गिफ्टेड था। बोलने की एक शैली थी कि वो भीड़ को उत्तेजित करने का मादा रखते थे, भीड़ को कंट्रोल करने का मादा रखते थे, भीड़ को समझाने का मादा रखते थे और भीड़ को प्रेरित करने का मादा रखते थे। वे सभी क्वालिटी इनके अंदर शुरू से थी। तो वही है कि झारखंड भाषा संघर्ष समिति अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी रखती है और ये खबर आपकी तरह प्रत्येक जिले में फैलता है और हजारों के तादाद में अलग अलग जिले से लोग आते हैं और इस आंदोलन में इन सभी लोगों का साथ देते हैं। और इस प्रकार से यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप धारण ले लेता है। देखिए, जब हम लोग बात करें इस भाषा आंदोलन की, तो ये भाषा आंदोलन करने के पीछे का कारण था, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड का जो जॉब्स होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है राज्य स्तरीय और दूसरा है जिला स्तरीय। जब हम लोग राज्य स्तरीय बात करें तो यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, इन तीनों को बाहर रखा गया, यानी कि राज्य के एग्जामिनेशंस को इन सभी लैंग्वेज पेपर के माध्यम से आप नहीं दे सकते। लेकिन वही जब भी हम लोग जिला स्तर के बारे में बात करें तो यहां पर भी भोजपुरी, मगही और अंगिका को नहीं शामिल किया गया है वर्तमान तक, लेकिन उस समय बोला गया था कि इन सबको हम लोग शामिल करेंगे। और इसी को लेकर के प्रोटेस्ट था कि जिला के छात्रों को लाभ नहीं मिल पाएगा, अन्य लोग आकर के जिला के छात्रों के लाभों को ले लेंगे। और इसी को लेकर के जो है असली मुद्दा था, इसी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता, जैसे बोलते हैं ना जंगल में आग लगना, तो जंगल में आग जिस प्रकार से लगता है उस आग की तरह यह आंदोलन फैल गया। और अंततः 30 जनवरी 2021 वो दिन होता है जब यह विरोध प्रदर्शन बहुत भव्य स्वरूप ले लेता है और जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों, 50 किलोमीटर लंबी भीड़ लग जाती है और 50,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हो जाते हैं। राज्य में इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े प्रोटेस्ट को देख करके सरकार भी घबरा उठती है और अंततः परिणाम ये निकलता है कि सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन था इसे पलट दिया जाता है। राज्य में इन 3 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। जब हम इस आंदोलन के बारे में बात करें तो इन 2 व्यक्तियों का नाम बड़ा सामने आता है। इनमें से एक होते हैं जयराम महतो, जो वर्तमान दौर में काफी लोकप्रिय रूप धारण कर लिए, जिसके बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं। दूसरा होते हैं तीर्थनाथ आकाश, जो एक पत्रकार, लोकतंत्र 19 करके इनका एक चैनल है, ये पत्रकार भी रहते हैं। इन्होंने जो है एक संकल्प लिया था कि जब तक सरकार इस प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेती है तब तक जो है हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम खाली पैर ही भ्रमण करेंगे। तो इन दोनों का नाम बहुत लोकप्रिय होता है। जयराम महतो
इसमें से लोगों को, भीड़ को बनाए रखने के लिए, भीड़ को एकत्रित करने के लिए अपने हर दिन जो है अलग अलग प्रकार की स्पीचेस देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को अपनी भाषा की मर्यादा को बताते हैं, अपनी भाषा की ताकत को बताते हैं, अपनी भाषा के शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और जयराम जितने भी अपने स्पीचेस को देखते हैं, वीडियो क्लिप्स के माध्यम से लोग उनके भाषण को रिकॉर्ड करते हैं और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसे सर्कुलेट करते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही सप्ताह में जयराम महतो के वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं और धीरे 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 लोग उनकी स्पीचेज को सुनते हैं और बहुत प्रेरित होते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है जयराम महतो की कहानी। उनके वीडियोस इतने ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, इतने शेयर होते हैं कि लाखों की तादाद में रातों रात कुछ ही दिनों में जयराम महतो को चाहने वाले लोग लाखों की तादाद में हो जाते हैं, है ना। तो वही हमने बताया कि इनके वीडियो क्लिप्स को कई जगह वायरल होते हैं और अंततः इन्हें जीत मिलती है। लेकिन ये जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जयराम महतो के माध्यम से अलग अलग जगहों में जाकर के एक मसीहा का रूप ये धारण करता है और अलग अलग झारखंड की कई जिलों में जाकर के लोगों की समस्याएं ये सुनते हैं। और झारखंड में किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का समस्या हो, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो, अगर वो राज्य के जनता के हित में होता है तो उस जगह पर जाकर के ये भी धरना प्रदर्शन करते हैं और उस प्रोटेस्ट का अपना समर्थन देते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता और बढ़ती रहती है। इनकी लोकप्रियता को आप इसी रूप में देख सकते हैं कि जहां भी ये जाते हैं तो इनको देखने के लिए लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इनका एक स्पीच देने का अलग ही स्टाइल है। वो स्टाइल है स्कॉर्पियो के ऊपर खड़े होकर के लोगों के सामने स्पीच देना। यह भी एक यूनिक टेक्निक है इनका स्पीच देने का। अपनी हर एक चुनावी रैली में, अपने हर एक भाषण में ये 1932 खतियान के बारे में बार बार जिक्र करते हैं। 1932 खतियान क्या है, झारखंड में इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो आज से 1 साल पहले बना दी थी। उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि 1932 का खतियान क्या है, या वीडियो के लास्ट में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इनकी एक विशेष शैली है कि स्कॉर्पियो के ऊपर, बोलेरो के ऊपर खड़े होकर के स्पीच देना और अपने हर एक स्पीच में ये 1932 के खतियान का मुद्दा को उठाते हैं। और 1932 का खतियान क्या है आप लोग भली बातें जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमारा आज का वो विषय नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग जिलों में जाकर के जयराम महतो इतने लोकप्रिय होते हैं कि जब मुख्यमंत्री की रैली कहीं पे आती है तो जितना भीड़ नहीं होता, उससे ज्यादा भीड़ जयराम महतो की रैलियों में आ जाते हैं। और इसीलिए यही कारण है जिसके कारण हम लोग तुलना कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। हर जगह, हर स्पीचेस में यही तुलना किया जाता है कि हेमंत सोरेन के अपोजिट अगर कोई सबसे बड़ा नेता आज के डेट में झारखंड में है तो वो जयराम महतो है। जयराम महतो इतने सारे स्पीचेस को दे रहे हैं, इतनी सारी सभाएं कर रहे हैं, लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो मीडिया इनसे सवाल भी करती है कि पैसा कहां से आता है, आप इतने स्कॉर्पियो को रन करते हैं तो पैसा कहां से आता है। जयराम महतो इसका जवाब देते हैं कि ये सारे पैसे हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके देते हैं। लोग, कोई अपना गाड़ी खुद अपने मन से ले आता है, किसी के पास स्कॉर्पियो वो अपने मन से ले आता है, कोई तेल भरवा देता है। इस प्रकार से हम लोग सामाजिक सहयोग से ही अपना खर्चा चलाते हैं। ये जितने भी फिर मीडिया उनसे सवाल जब पूछती है कि जब आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उस समय भी तो पैसे की आवश्यकता होगी, तो आप कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे। तो जयराम महतो बोलते हैं कि हम लोग लोगों से बोलेंगे कि हमें वोट भी दे और 10 रुपये 20 रुपये का नोट भी दे। ठीक है, तो एक तरह की कमाल की इनके कार्यशैली और कमाल के इनके वक्तित्व में प्रभाव हमें झलकता हुआ नजर आता है, जिसमें अपनी हर एक स्पीच में कुछ इस प्रकार की ये भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और जब मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं तो कहीं कहीं पे आलोचना भी जहां जहां पर हुई है वो भी मैं बात करूंगा। मैं दोनों की तरफ से बात करूंगा, ना पक्ष ना विपक्ष। मैं एक न्यूट्रल पॉइंट रखूंगा अपना, और पक्ष और विपक्ष का समर्थन आप करेंगे और वीडियो के अंत में आपको पता चली जाएगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक गरीब परिवार में इनके घर भी गया, मैं इनसे मिला भी। आप मेरे उस वीडियो क्लिप को भी देखे होंगे जब मैंने जयराम महतो का एक छोटा सा हम लोग गेट टुगेदर किए थे, मीटअप किए थे, जहां पे मैंने जयराम महतो से बात भी किया। एक गरीब सा परिवार, एक खपरे के घर में ये रहते हैं और बड़ा साधारण सा जीवन है और बहुत नॉर्मल जीवन है। गांव में एक साधारण जो गरीब परिवार का जीवन होता है वो सारे उसी प्रकार का जीवन शैली इनका है। ठीक है, वर्तमान दौर में भी ये बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं। वर्तमान में भी इतने भले ही लोकप्रिय है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत हो गया है, ऐसा नहीं। अब बाद में जाकर के कुछ हो जाए तो वो बात अलग है। बाद में जाकर के मैंने इनसे इंटरव्यू में एक सवाल और भी पूछा था कि कल के डेट में आप नेता बन जाते हैं और नेताओं की तरह भी आप भी शुरू हो जाएंगे गद्दारी करना, है ना, और जिस प्रकार के छल जनता को, आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं अन्य नेता, आप भी तो बना सकते हैं। मैंने काफ़ी कड़े सवाल उनसे किया। उन्होंने प्रतिक्रिया कि अगर ऐसा करते हैं तो फिर मौका एक ही बार आप लोग देंगे, जनता एक ही बार मौका देगी। और जाहिर सा बात है, जब एक रईस घर का बच्चा जब किसी पद में जाता है ना, तो वो गरीबों के दुख को नहीं समझ पाता, और जब एक
खुद गरीबी से उठा हुआ कोई लड़का होता है और वो लोगों के दुखों को वो समझेगा। जाहिर सी बात है इनसे बेहतर ही कार्यशैली उनकी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। खैर आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे बातों को समझेंगे। इस प्रकार से जयराम महतो अलग अलग करके बहुत सारे स्पेसेज में जाते हैं और जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा घेराव भी ये करते हैं नियोजन नीति को लेकर के, और अलग अलग तरह का बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती है जहां पे ये लोगों की भीड़ को एकत्रित करके संबोधित करते हैं और अलग अलग जिलों में इनकी रैलियां निकाली जाती है, इनका जुलूस निकाला जाता है, लोगों को एकत्रित और किया जाता है और एक सभाएं बुलाई जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान दौर में आज से कुछ दिनों पहले की यह तस्वीर है कि आप इनकी लोकप्रियता को इसी से भापिए कि बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन तब भी छाता लेकर के लोग खड़ा हो गए और इनकी बारी बारिश में जो है इनका स्पीच लगातार चलता रहा। इससे इन व्यक्ति की कॉन्फिडेंस लेवल को देख सकते हैं आप और सराहनीय एक काम यहां पे देख पा रहे हैं। देखिए समय के साथ अगर हम लोग बात करें तो जयराम महतो के तार्किक बातों से प्रेरित होकर के लाखों लोग इनको चाहने लगे हैं और इसी का परिणाम है कि महज 2 साल के अंदर झारखंड की राजनीति में एक सबसे बड़ा नाम के रूप में जयराम महतो उभर करके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जब बड़ा नाम बन जाता है और इतने दिनों से बातें चल रही है कि जयराम महतो अगला मुख्यमंत्री होंगे, अगला मुख्यमंत्री के वो पद के वो दावेदार है, तो आप ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। या तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस करना पड़ेगा या तो आपको खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक कहावत है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। तो वही बात है कि इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी आती है जिनका नाम हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के रूप में जानते हैं। शॉर्टकट इसका JBKS है। 18 जुलाई 2023 में धनबाद से 30 किलोमीटर दूर बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में 50,000 लोगों की भीड़ के बीच अपनी ये पॉलिटिकल पार्टी, अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करते हैं, है ना, जिसके अध्यक्ष ये खुद जयराम महतो ही होते हैं। इस नई पार्टी से यहां से संदेश निकल करके आता है कि 2024 में आम चुनाव में विधानसभा चुनाव, आम चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए, इन सभी में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर ये इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वर्तमान में अगर चुनाव लड़ेगी तो एक नेता ये और बाकी लोग जितने भी झारखंड की युवा छात्र हैं और युवा लोग हैं वो इनका समर्थन दे रहे हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी में अनेक युवा जो है धीरे धीरे करके शामिल हो रहे हैं और इनका पॉलिटिकल करियर अब मजबूत होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन वही अनुभव के बारे में बात करें तो फिर अनुभव का अभी कमी है, बस अभी शुरुआत है। जब हम लोग जयराम महतो की इतनी लोकप्रियता के बारे में चर्चा कर लिए तो कुछ ऐसे भी शब्दों का चयन करेंगे, कुछ ऐसी भी बातों को रखेंगे जो इनके खिलाफ में बोली जाती है। पहला बात ये बोला जाता है कि ये महतो के सिर्फ नेता है, ये आदिवासियों के नेता नहीं है, आदिवासियों के हितों में बात नहीं करते हैं। तो मैंने इनके किसी भी स्पीच में ये नहीं सुना कि ये आदिवासियों के हितों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव रूप में देखा जाए तो महतो के बारे में बात ज़्यादा करते हैं। ये बात सही है क्योंकि हर एक पॉलिटिकल स्पीच में आप यही देखेंगे। तो जिससे मैं इनको ये भी सलाह देना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है ये वीडियो वो ज़रूर देखेंगे कि झारखंड में 4.5 करोड़ की जनसंख्या में जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो संथाल जनजाति के लोग हैं और हर एक जनजाति झारखंड में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो एक सफल नेता का यही लक्षण है, यही विलक्षण है कि वो मेजोरिटी ऑफ पीपल की तरफ टारगेट करे और हर एक कैटेगरी के लोगों को, ये समाज तो आपका है ना, एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसी तरह झारखंड में अगर सब तरह की जनजातियां हैं तो आपको सभी को लेकर आपको सबका नेता बनना है। आपको सिर्फ एक कैटेगरी का नेता तो नहीं बनना है। ऐसा तो होगा कोई बच्चा, एक पिता जो है 2 बच्चों को जन्म दे दिया, बड़ा बेटा को खिला रहा है, छोटे बेटे को कुछ खिला ही नहीं रहा, तो ये वाला फिर भेदभाव वाली बात हो जाएगी ना। तो ये भेदभाव का ना शब्द किसी प्रबल एक अच्छे नेता को शोभा देता है, ना भेदभाव के शब्द हमें अपनाना चाहिए। और ये जो अपना तमगा है, ये आपको तमगा भी हटाने के, ये जो आपको एक शब्द दिया गया है कि जयराम सिर्फ महतो के नेता है, इस शब्द को भी आपको हटाने की आवश्यकता है और इसे कैसे आप हटाएंगे आप भली बात ही जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इधर दूसरी तरफ बात करेंगे हेमंत, जिसके बारे में हमने बताया। हेमंत सोरेन जी तो बहुत अनुभवी, एकदम शांत रह करके चुपचाप, जैसे होता है ना कि बगुला कि शांत पानी में चुपचाप खड़ा है और मछली की तरफ निशाना लगाए, जैसे ही मछली आएगा तुरंत जो है अपना चोंच को नीचे करेगी और मछली को पकड़ लेगी। सेम वही लक्षण हेमंत सोरेन में है। हेमंत सोरेन को जितना हम लोग शांत स्वभाव के देखते हैं वो उतने ही चतुर है। हेमंत सोरेन को राजनीति बहुत अच्छे से पता है क्योंकि इनके पिता खुद एक बहुत अनुभवी नेता है। ये बहुत भली बातें जानते हैं। अपनी एक चुनावी रैली करेंगे और इनके प्रत्येक भाषण शैली में आप देखेंगे कि ये टारगेट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ झारखंडीज यानी कि आदिवासियों के ऊपर। सीधा आदिवासियों को टारगेट करते हैं, हम आदिवासियों के लिए ये करेंगे, आदिवासी हमारे ये है, आदिवासियों। और आप इतना समझ लो, बिहार हो या झारखंड हो या भारत का कोई भी राज्य हो,
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर सबसे ज्यादा वोट्स होता है। आप इस बात को याद रखेंगे। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको इन 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें है, हमारा जाति का आदमी, आप लालू यादव को जाकर के देखिए, चारा घोटाला में इतना बड़ा नाम है, लेकिन तब भी एक यादव बिहार में नहीं होंगे जो लालू यादव के खिलाफ कुछ बोल लेंगे या सुन लेंगे। इसी प्रकार से शिबू सोरेन के बारे में आप किसी आदिवासी के सामने कुछ बोलिए, फिर आपको परिणाम ऑटोमेटिक दिखता हुआ नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पर धर्म, जाति, भाषा, मजहब के आधार पर चुनाव होता है, और कहीं ना कहीं इस चीज को एक समझदार नेता को इस चीज को टारगेट करना होता है। खैर, हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारा राज्य इतना साल बना हुआ हमारे राज्य को हो गए, लेकिन हमारा राज्य में इतने सारे खनिज संपदाएं होने के कारण आज भी हम लोग भारत के दूसरे सबसे गरीब राज्य है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। और राज्य को खड़ा करने के प्रति, राज्य को विकसित करने के प्रति आज तक कोई ऐसा नेता का जन्म नहीं हुआ जो हमारा राज्य को विकास कर सके। आगे बढ़ेंगे साथियों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेमंत सोरेन एक बहुत ही समझदार और चालाक नेताओं में से एक है, जो बहुत भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से लोगों को कन्वर्ट करना है, किस प्रकार से पॉलिटिक्स खेलना है। तो पॉलिटिक्स का गेम बहुत भली भांति जानते हैं। और जहां हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वहां पे जयराम महतो को इनके सामने हारना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स को समझते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं। और हेमंत सोरेन के दिमाग को पढ़ना पड़ेगा अगर जयराम महतो को जीत हासिल करनी है तो, क्योंकि ये बड़ा चालाक किस्म के नेता है। आइए साथियों और आगे बात करते हैं। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तो अगर कंपैरिजन ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। इसीलिए आज हम लोग एक कंपैरिजन भी कर ही लेते हैं। चलो भैया, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जयराम महतो वर्सेस हेमंत सोरेन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन के मामले में जब हम लोग बात करें तो आप खुद देखते हैं, एक पीएचडी के छात्र हैं और इधर दूसरी तरफ इंटर पास है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के बारे में बात करें तो जयराम महतो साहब यहाँ पे जीत जाएंगे और हेमंत सोरेन साहब यहाँ पे हार जाएंगे। दूसरा, जब हम लोग स्पीच के बारे में बात करें तो स्पीच जब हम लोग सुनते हैं तो जयराम महतो बहुत शानदार स्पीच देते हैं। नो डाउट हेमंत सोरेन से बहुत बेहतरीन स्पीच देते हैं। इनकी स्पीचेज में चंद कुछ ऐसे ऐसे लाइन्स होते हैं जो बड़ा शानदार है। जैसे कि इनके स्पीचेज में से एक था कि कोई भी बाहर का जो है, उत्तर प्रदेश का या बिहार का जो नेता है, वो महाराष्ट्र में जाकर के वहां पर उनकी सत्ता नहीं संभाल रहा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन के सरकार है, यानी कि महाराष्ट्र के लोग चुनावों में ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग झारखंड में बात करें तो यहाँ पे सारा पॉलिटिकल, जितना भी आप राजनीति में देखेंगे, सारे विधायक, सारे एमएलए, एमपी सारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिहार में कोई झारखंडी जाकर के अपनी सरकार बना सकता है? क्या कोई भी झारखंड का ऐसा लोकल आदमी है जो बिहार में जाकर के वहाँ की जो सरकार है वहाँ पे अपना एक विधायक या एमएलए वो बन जाए? ऐसा नहीं होता है। तो झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? ये इनकी बड़ा शानदार ये शब्द था और वो शब्द काफी अच्छा है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्पीच में बात करते हैं तो यहाँ भी जयराम महतो जीत जाएंगे और हेमंत सोरेन साहब हार जाएंगे। तीसरा, हम लोग जब फैन फॉलोइंग के बारे में बात करें तो फैन फॉलोइंग में अगर बात करें तो वहां पर भी जयराम महतो जीत जाते हैं, क्योंकि वर्तमान दौर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक झारखंड के ये है और झारखंड में इनकी लोकप्रियता काफी है। चौथा, बात करते हैं पावर के बारे में। तो चूंकि ये 5 साल, अगले साल इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, है ना, और इतने बड़े फैमिली से आते हैं, राजनीतिक पार्टी से आते हैं, जेएमएम के अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हेमंत सोरेन साहब जीत रहे हैं। और पावर के मामले, पावर ऐसा नहीं व्यक्तिगत पावर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल पावर में आपके हेमंत सोरेन साहब आगे हैं और जयराम महतो अभी काफी पीछे है। दूसरा है मनी। जब हम लोग पैसा के बारे में बात करते हैं, चुनाव करने के लिए होर्डिंग लगाना होता है, प्रचार प्रसार होता है, लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, बहुत तरह का चुनावी खर्चा होता है, वहां पर भी जयराम महतो साहब बहुत पीछे हो जाते हैं। तीसरा आता है सपोर्ट के मामले हैं। तो सपोर्ट में यहाँ पे दोनों में बराबरी होगा, क्योंकि सपोर्ट, जब हम लोग पॉलिटिकल सपोर्ट के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल सपोर्ट में हेमंत सोरेन आगे है। लेकिन अगर आम जनता का सपोर्ट और आम लोगों का सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जयराम और हेमंत की लगभग बराबर हो जाती है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट में जयराम महतो पीछे है और आम जनता के सपोर्ट में, और पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है भाई साहब, ठीक है। तो आम जनता के सपोर्ट में अगर बात करें तो वहां पे हेमंत सोरेन पीछे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना इनको सपोर्ट करने वाले लोग पब्लिक में है उतना इनको सपोर्ट करने वाले नहीं है। और इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे तो क्यों पहुंचेंगे, आप बहुत भली बात ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो हेमंत सोरेन काफी अनुभवी है और जयराम महतो के पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है कि धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं।
अगला बात करें स्ट्रैटेजी के मामले में, तो स्ट्रैटेजी के मामले में हेमंत सोरेन बहुत आगे है जयराम महतो जी से। जैसा कि मैंने उनको बताया कि अपने कुछ होता है इंसान के साथ, हम ही कुछ बोल रहे हैं तो कुछ गलत भी तो बोल सकते हैं ना, हर कोई इंसान ऐसा है। तो इनके स्टेटमेंट्स में कुछ अच्छे बात होते हैं तो कुछ ऐसे भी बात हो जाते हैं जो अन्य को बुरा लग जाता है, कभी कभार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जिसके कारण जब हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, टारगेट ऑडियंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी के मामले में क्या हो जाता है, हेमंत सोरेन साहब आगे आ जाते हैं, क्योंकि इनको राजनीति बहुत अच्छे से पता है, पूरे स्ट्रैटेजी ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और अगला आता है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस में भी हेमंत सोरेन आगे हो जाते हैं, क्योंकि ये मेजोरिटी को टारगेट करते हैं। झारखंड में पॉपुलेशन जिसकी सबसे ज़्यादा है उनकी तरफ ये टारगेट कर रहे हैं, और ये खुद उस जाति से ही आते हैं, जिसके कारण टारगेट ऑडियंस में भी इनका पलड़ा भारी हो जाता है। अब अगर हम लोग मानते हैं कि चलिए जयराम महतो साहब को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो क्या क्या चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा, तो सबसे पहला है पावर, जो नो डाउट उनको सुधारने में बहुत तकलीफ होगी, नहीं हो पाएगा। दूसरा है दूसरा है मनी, पैसा का भी समस्या आएगा, आम जनता आप किस प्रकार से इन्हें सहयोग करती है वो हमें देखना पड़ेगा, तो मनी भी इनके लिए मुश्किल चीज़ हो जाएगा। तीसरा है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपके अंदर अगर टैलेंट है ना तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। नोकिया फ़ोन आया था, बहुत एक्सपीरियंस फ़ोन था, लेकिन एंड्रॉइड फ़ोन टच स्क्रीन आया, उसके मार्केट को तबाह कर दिया ना। तो सेम वही चीज़ है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर हम लोग जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को सुधारना बड़ा जरूरी है। टारगेट ऑडियंस जो इनके है, उन टारगेट ऑडियंस को आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको संथाल समाज, आदिवासी समाज, इनके तरफ भी, इनके हितों के बारे में भी, और सबके हितों के बारे में, एक समाज नहीं सबके हितों के बारे में बात करनी पड़ेगी। और अगला है टारगेट ऑडियंस। इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस ना होकर के टारगेट ऑल द पीपल ऑफ झारखंड होना चाहिए, तब जाकर के जयराम महतो एक 2024 में इनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकती। तो ये मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों को दिया साथियों। आशा करेंगे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मज़ा आया होगा आप लोगों को। आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, एक तरफ टाइगर जयराम महतो है, एक तरफ हेमंत सोरेन है। नीचे कमेंट बॉक्स, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा हम मान लेंगे कि शायद उन्हीं का पलड़ा भारी है। अब आगे आप ही लोगों की मर्जी, नीचे आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चल ही जाएगा। मैं यहाँ पे मैच ड्रॉ रखता हूँ कि दोनों के बीच में अभी बराबरी का फासला है। अब साल 2024 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में ही हमें देखने को मिलेगा कि दोनों में से किसका पलड़ा भारी है। लेकिन कुछ दोनों में विशेषताएं हैं, कुछ दोनों में कमियां हैं। उन दोनों कमियां और विशेषताओं का मैंने वर्णन किया। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपको इच्छा करता है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कभी नहीं बोलता मैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि झारखंड की तरफ से एक ऐसा शिक्षक है, जो एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो इस तरह के वीडियोस के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहा है, लोगों को एकत्रित कर रहा है और हमारे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और झारखंडी जोहार।